तो आज सुबह हवा में एक अलग ही बात है। ईद उल फित्र की खुशी जैसे घुली हुई सी लग रही है। और हमारे आज के विश्लेषण के लिए जो कहानी है उसका नाम है नेस्टिंग बॉक्स का रहस्य। नेस्टिंग बॉक्स। हाँ, ये कहानी हमें मशाल और एदिन नाम के दो बच्चों के साथ एक सफर पर ले जाती है। और ये सफर ईद की सुबह से शुरू होता है। तो आज हम इसी कहानी की परतों को खोलेंगे और देखेंगे कि कैसे एक त्योहार, परिवार और तोहफों का इंतजार गणित और भाषा सीखने का एक मजेदार खेल बन जाता है। और इसमें जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि यहाँ सीखने की प्रक्रिया को एक उत्सव के माहौल में बुना गया है। ये सिर्फ शब्द और उनके मतलब रटाने के बारे में नहीं है। सही कहा। ये एक अनुभव बनाने के बारे में है। ईद की सुबह की वो खास भावना, तोहफों को लेकर वो बेचैनी और परिवार का साथ, ये सब मिलकर सीखने को इतना यादगार बना देते हैं कि वो बोझ नहीं लगता। ये इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है कि शिक्षा को जब भावनाओं और संदर्भ से जोड़ा जाता है तो वो कितनी असरदार हो जाती है। हाँ, बिल्कुल, असरदार शब्द यहाँ एकदम सही बैठता है। तो चलिए कहानी में उतरते हैं। इसकी शुरुआत ही बहुत खूबसूरत है। ईद का पहला दिन है और मशाल को मुअज्जिन की अल्लाहू अकबर की आवाज जगाती है। कहानी में उसे मधुर और एक नई शुरुआत की आवाज कहा गया है। उसका दोस्त एदिन तो बिस्तर से कूद ही पड़ता है क्योंकि उसके लिए ईद की सुबह जादुई होती है। ये शब्द ही पूरे माहौल को तय कर देते हैं, है ना? हाँ, और ये सिर्फ माहौल नहीं बना रहे, ये असल में सीखने के लिए एक मनोवैज्ञानिक जमीन तैयार कर रहे हैं। जब आप किसी अनुभव की शुरुआत मधुर और जादुई जैसे सकारात्मक शब्दों से करते हैं तो आपका दिमाग सीखने के लिए ज्यादा खुल जाता है। अच्छा। जी हाँ, ये संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का एक बुनियादी सिद्धांत है। जब आप भावनात्मक रूप से किसी चीज से जुड़ते हैं तो हमारी याददाश्त और समझ कई गुना बढ़ जाती है। तो ये सिर्फ बच्चों की कहानी का एक प्यारा सा हिस्सा नहीं है, ये असल में न्यूरोसाइंस का एक व्यावहारिक उदाहरण है कि एक सकारात्मक मानसिकता कैसे बनाई जाती है। वाह, मतलब कहानीकार ने अनजाने में ही सही दिमाग के काम करने के तरीके का इस्तेमाल किया है। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। ये कृतज्ञता और परिवार वाली भावना जो ईद से जुड़ी है वो सीखने के लिए एक लॉन्च पैड की तरह काम कर रही है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। यही वो नींव है जिस पर आगे की पूरी इमारत खड़ी होगी। और इसी खुशनुमा माहौल में एक कहानी का रहस्य सामने आता है, तोहफा। हाँ, और यहीं से असली मजा शुरू होता है। मशाल को एक के अंदर एक रखे हुए कई बक्से मिलते हैं, जैसे रशियन नेस्टिंग डॉल्स होती है ना, वैसे। अच्छा। सबसे पहला बक्सा उसके पिता की तरफ से है और वो विशाल है, इतना बड़ा कि मशाल को लगता है कि अंदर साइकिल होगी। लेकिन जब वो उसे खोलता है तो अंदर साइकिल नहीं, एक और बक्सा निकलता है। और यहीं से तुलना का खेल शुरू हो जाता है। विशाल शब्द के साथ ही कहानी ने एक पैमाना सेट कर दिया है, एक उम्मीद जगा दी है। हाँ। अब हर अगला बक्सा इसी पहले बक्से के मुकाबले में देखा जाएगा। ये एक तरह का शुरुआती बिंदु है। अच्छा, तो ये सिर्फ एक बड़ा बक्सा नहीं है, ये एक रेफरेंस पॉइंट है। इसके बाद आता है माँ का तोहफा। ये बक्सा पहले वाले से छोटा है और उसके लिए एक बहुत दिलचस्प शब्द इस्तेमाल हुआ है, सघन, यानी कॉम्पैक्ट। सघन। मशाल का अंदाजा है कि शायद इसमें कोई टॉय कार हो, पर फिर से वही अंदर एक और बक्सा। मुझे ये सघन शब्द का इस्तेमाल बहुत पसंद आया। ये बहुत चालाकी से चुना गया शब्द है। कहानी सिर्फ छोटा कहकर रुक सकती थी, लेकिन सघन कहने से बात गहरी हो जाती है। ये सिर्फ आकार के बारे में नहीं है, ये बनावट के बारे में भी है। बिल्कुल, ये बनावट, डिजाइन और चीज के गुण के बारे में भी है। ये दिलचस्प है। मतलब जैसे आज के जमाने में हम कहते हैं कि एक स्मार्टफोन एक पुराने कंप्यूटर के मुकाबले में ज्यादा कॉम्पैक्ट है। वो छोटा भी है और उसमें तकनीक ज्यादा सघन तरीके से भरी हुई है। क्या आपको लगता है कि इस तरह के शब्द बच्चों को सिर्फ व्याकरण नहीं बल्कि आधुनिक दुनिया की भाषा के लिए भी तैयार करते हैं? बिल्कुल, यही तो अच्छी शिक्षा की पहचान है। वो आपको ऐसे शब्द देती है जो आज की दुनिया में प्रासंगिक हों। सघन एक बहुत ही मॉडर्न शब्द है। ये बच्चों को सिखाता है कि चीज़ों का विश्लेषण सिर्फ लंबाई चौड़ाई में नहीं होता, बल्कि उनके डिज़ाइन और उनकी कुशलता में भी होता है। ये भाषा को क्लासरूम की चारदीवारी से बाहर निकालकर असल जिंदगी से जोड़ता है। और ये सिलसिला मजेदार तरीके से आगे बढ़ता है। तीसरा बक्सा भाई शाजिन का है, जिसके बारे में बताया गया है कि वो मजाक करना पसंद करता है। ये बक्सा और भी छोटा है। अच्छा, भाई का? हाँ, मशाल को लगता है कि शायद कोई खिलौना ट्रेन होगी, पर नहीं, अंदर एक और छोटा बक्सा।
भाई के मजाकिया स्वभाव को यहाँ जोड़ना कहानी को एक मानवीय स्पर्श देता है ना। हाँ, और ये बहुत जरूरी है। अगर ये न होता तो ये सिर्फ बक्सों का एक मैकेनिकल सिलसिला बनकर रह जाता। सही बात है। लेकिन अब हर बक्से के साथ एक रिश्ता जुड़ गया है, एक भावना जुड़ गई है। पिता का तोहफा जो बड़ा और मजबूत लगता है, माँ का तोहफा जो उससे छोटा लेकिन सघन और सोचा समझावा लगता है, और अब भाई का तोहफा जिसमें थोड़ी शरारत घुली हुई है। ये सिर्फ आकारों की तुलना नहीं रही, ये रिश्तों की कहानी बन गई है। और इस सफर के अंत में आता है सबसे छोटा बक्सा, अपनी बहन फातिमा का दिया हुआ लघु बक्सा। लघु यानी मिनिएचर। तो ये पूरा सफर एक विशाल बक्से से शुरू होकर एक लघु बक्से पर आकर खत्म होता है। बिल्कुल। और इस पूरी प्रक्रिया में मशाल की उत्सुकता के साथ साथ सुनने वाला भी अनजाने में ही बड़ा, उससे छोटा और सबसे छोटा का कॉन्सेप्ट सीख जाता है। इसी को कहते हैं खेल खेल में सीखना। यहाँ व्याकरण को नियमों की तरह नहीं बल्कि एक पहेली की तरह पेश किया गया है, जिसे सुलझाने में मजा आ रहा है। बच्चे को पता भी नहीं चलता कि उसने कंपैरेटिव एडजेक्टिव सीख लिए हैं, क्योंकि वो तो मशाल के साथ तोहफे खोलने में व्यस्त था। तो अब जब सारे बक्से खुल चुके हैं और आकारों का खेल पूरा हो गया है, कहानी हमें एक और भी दिलचस्प मोड़ पर ले जाती है। यहाँ भाषा को सीधे सीधे सिखाने की कोशिश की गई है, लेकिन एक बहुत ही अनोखे तरीके से। इसे शब्दावली बोर्ड कहा गया है। शब्दावली बोर्ड? हाँ, जहाँ साधारण शब्दों को पावर वर्ड से बदला गया है। मतलब ऐसे शब्द जिनमें ज्यादा दम हो। हाँ, ये कहानी का अपग्रेड वाला हिस्सा है। ये बच्चों को बता रहा है कि आपके पास जो शब्द हैं वो अच्छे हैं, लेकिन आप अपनी बात को और भी ज्यादा असरदार और भी सटीक बना सकते हैं। ये भाषा में न्यूआंस यानी बारीकी लाने की पहली सीढ़ी है। पहला उदाहरण है बड़ा यानी लार्ज। इसके लिए पावर वर्ड्स दिए गए हैं विशाल या अत्यधिक, मैसिव या इमेंस, और साथ में एक वाक्य भी है, बॉक्स इतना विशाल था कि उसने फर्श को ढक लिया। देखिए, ये सिर्फ ये कहने से कि बॉक्स बड़ा था कहीं ज्यादा ताकतवर है। ये दिमाग में एक तस्वीर बना देता है। बिल्कुल, बड़ा एक तथ्य है, एक जानकारी, लेकिन विशाल एक एहसास है, एक अनुभव है। जब आप विशाल कहते हैं तो सुनने वाले की कल्पना जाग जाती है। वो उस कमरे, उस फर्श और उस बड़े से बक्से की तस्वीर अपने दिमाग में बनाने लगता है। यही अच्छे शब्दों की ताकत है। वो महसूस करवाते हैं। हाँ, वो सिर्फ जानकारी नहीं देते, वो महसूस करवाते हैं। ठीक इसी तरह अगला शब्द है छोटा, स्मॉल। इसके लिए पावर वर्ड्स हैं लघु या नन्हा, मिनिएचर या टाइनी। और उदाहरण देखिए कितना खूबसूरत है। आखिरी बॉक्स लघु था, एक अंगुस्ताने की तरह। अंगुस्ताना, थिम्बल। हाँ, एक अंगुस्ताने से तुलना करना, इसने तो छोटे होने के आइडिया को एक ठोस शक्ल दे दी। और ये तुलना बहुत महत्वपूर्ण है। एक अमूर्त विचार जैसे छोटापन को जब आप एक ठोस देखी जा सकने वाली चीज से जोड़ देते हैं, जैसे एक अंगुस्ताना, तो वो दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाता है। अब लघु सिर्फ एक शब्द नहीं रहा, वो एक छवि बन गया है। ये सीखने को बहुत मजबूत और गहरा बनाता है। ये वही शब्द है जो माँ के तोहफे के लिए इस्तेमाल हुआ था। अच्छा, वही शब्द? हाँ, और उदाहरण भी वही है। एक फोन लैपटॉप की तुलना में अधिक सघन होता है। ये दिखाता है कि कैसे कहानी में इस्तेमाल हुए शब्द अब नियम बनकर सामने आ रहे हैं। हाँ, और ये दोहराव जानबूझकर किया गया है। पहले कहानी में शब्द का अनुभव करवाया और अब उसे एक नियम की तरह समझाया। इसे स्पाइरल लर्निंग कहते हैं, जहां आप एक ही कॉन्सेप्ट पे बार बार लौट कर आते हैं, हर बार उसे थोड़ा और गहरा करते हुए। इससे वो कॉन्सेप्ट पक्का हो जाता है। और अब आता है मेरा पसंदीदा पावर वर्ड, जिसने मुझे सच में सोचने पर मजबूर कर दिया। उपहार यानी गिफ्ट के लिए पावर वर्ड है स्नेह का प्रतीक। टोकन ऑफ अफेक्शन। उदाहरण है, यह उपहार मेरे परिवार की ओर से स्नेह का प्रतीक है। वाह, इसने तो तोहफे के पूरे मायने ही बदल दिए। ये मेरे लिए इस कहानी का सबसे बड़ा आहा मोमेंट था। आप बिल्कुल सही जगह पहुंची हैं। ये इस कहानी का दिल है। ये एक भौतिक वस्तु को, एक तोहफे को, एक भावना में बदल देता है। बिल्कुल। एक तोहफा सिर्फ एक चीज नहीं है, वो देने वाले के प्यार, उसकी परवाह और उसके स्नेह का एक प्रतीक है। स्नेह का प्रतीक कहने से उस तोहफे का भावनात्मक मूल्य आसमान छू लेता है, चाहे उसका आकार या कीमत कुछ भी क्यों ना हो। सच में ये कहानी के मुख्य विषय परिवार और कृतज्ञता को सीधे तौर पर भाषा से जोड़ देता है। ये सिखाता है कि शब्द सिर्फ चीजों के नाम नहीं होते, शब्द भावनाओं को आवाज देते हैं। मुझे लगता है कि अगर कोई बच्चा ये सीख जाए
तो वो न सिर्फ बेहतर लिखेगा या बोलेगा, बल्कि शायद एक बेहतर इंसान भी बनेगा जो चीजों के पीछे की भावना को समझ सके। आपने बहुत गहरी बात कही। भाषा हमारी सोच को आकार देती है। जब आप किसी तोहफे को स्नेह का प्रतीक के रूप में देखना शुरू करते हैं तो आपका पूरा नजरिया बदल जाता है। आप चीजों से ज्यादा भावनाओं को महत्व देने लगते हैं। और ये एक बहुत बड़ा सबक है जो एक छोटी सी कहानी में छुपा हुआ है। तो इन पावर वर्ड्स के बाद कहानी खत्म नहीं होती, और यही बात मुझे इस पूरे तरीके में बहुत अच्छी लगी। ये सीखने वाले को आखिर तक अपने साथ जोड़े रखती है। अंत में एक छोटा सा अभ्यास है जहां एक खाली जगह भरनी है। छोटा, सबसे छोटा। हाँ, ये सीखने के चक्र को पूरा करता है। यहां तक जो कुछ भी कहानी के जरिए समझाया गया, जो महसूस करवाया गया, अब उसे लागू करने का समय है। ये एक तरह की जांच है कि क्या अवधारणा सिर्फ सुनी गई है या सच में समझी गई है। और मदद के लिए एक संकेत भी है जो रटने पर नहीं बल्कि याद करने और सोचने पर जोर देता है। संकेत है, उस शब्द के बारे में सोचें जिसका उपयोग पिता के बॉक्स की तुलना में माँ के बॉक्स के लिए किया गया था। हाँ, ये सीधे सीधे उस पल की याद दिलाता है जब मशाल ने माँ का सघन या छोटा बक्सा खोला था। और यही इस तरीके की खूबसूरती है। ये नहीं कहता कि जाओ नियम की किताब खोलो। ये कहता है वापस कहानी में जाओ, उस पल को याद करो, उस एहसास को याद करो और जवाब खुद ढूंढो। ये सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। ये सीखने की प्रक्रिया को एक खोज बना देता है, एक बोरिंग अभ्यास नहीं। मुझे याद है स्कूल में व्याकरण कितना उबाऊ लगता था, क्योंकि वो सिर्फ नियमों का एक सेट था। अगर उसे इस तरह एक रहस्यमयी कहानी के जरिए सिखाया गया होता तो शायद बात ही कुछ और होती। तो हमने ईद की खुशनुमा सुबह से लेकर एक रहस्यमयी बक्से के सिलसिले और फिर शब्दों की ताकत तक का सफर किया। इस दौरान न सिर्फ मशाल ने अपने तोहफे खोले, बल्कि हमने भाषा, मनोविज्ञान और सीखने के तरीकों के बारे में कितने नए पहलू समझे। एक सरल सी दिखने वाली कहानी में इतने गहरे सबक छिपे हो सकते हैं, ये सच में कमाल है। ये कहानी इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है कि शिक्षा को कहानी कहने की कला में कैसे बुना जा सकता है। ये दिखाता है कि सीखना उबाऊ नहीं, बल्कि रहस्य, परिवार और उत्सव से भरपूर हो सकता है। ये सिर्फ शब्दों के बारे में नहीं है, ये भावनाओं के बारे में है। हाँ, बल्कि उन भावनाओं और संबंधों के बारे में भी है जो उन शब्दों को असली अर्थ देते हैं। कृतज्ञता, पारिवारिक प्यार और कुछ नया खोजने की खुशी, ये सब सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा बन जाते हैं, और शायद सबसे जरूरी हिस्सा। बिल्कुल सही। इस पूरी बातचीत ने मुझे एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ दिया है। कहानी में जो सबसे आखिरी और सबसे छोटा उपहार था, वो बहन फातिमा की तरफ से था। कहानी ये नहीं बताती कि उसमें क्या था, बस उसे लघु कहती है। हाँ, ये सोचने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प विचार है। क्या कहानीकार जानबूझकर हमें ये सोचने के लिए छोड़ देता है कि किसी तोहफे का असली मूल्य हमेशा उसके आकार से नहीं जुड़ा होता? क्या ये इस बात की ओर इशारा है कि स्नेह का प्रतीक अक्सर सबसे छोटे और सबसे साधारण दिखने वाले बक्से में सबसे मजबूत होता है? शायद सबसे बड़ा तोहफा वो नहीं जो विशाल है, बल्कि वो है जो सबसे ज्यादा स्नेह से दिया गया हो।